नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं की जो किताब है वसंतो भाग 2, इस किताब में दूसरा पाठ जो है दादी माँ, इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। यह पाठ शिव प्रसाद सिंह इन्होंने लिखा है। शिव प्रसाद सिंह ये हिंदी साहित्य के जाने माने लेखक हैं। इन्होंने बहुत सारी साहित्य कृतियों का लेखन किया है। उन्हीं में से यह पाठ लिया गया है जिसका नाम है दादी माँ। दादी माँ यह एक कहानी के रूप में लिखा गया पाठ है, यानी कि यह एक कहानी है। बच्चों, आपको मालूम होगा कि हर एक के घर में नाना नानी, दादा दादी ऐसे बूढ़े लोग होते हैं और ये लोग हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ला कर देते हैं। यानी ये दादा दादी नाना नानी अपने पोता पोती से बहुत प्यार करते हैं, यानी हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी प्रकार इस पाठ में शिव प्रसाद सिंह, इस लेखक ने अपने दादी के बारे में लिखा है कि उनकी दादी किस प्रकार रहती थी, उनकी दादी उनसे किस प्रकार प्यार करती थी, उनकी दादी का स्वभाव कैसा था, उनकी दादी उनको क्या क्या ला कर देती थी, उनकी दादी गांव वालों के लिए क्या करती थी, आदि के बारे में जानकारी इस पाठ में दी गई है। तो शिव प्रसाद सिंह इन्होंने लिखा हुआ दादी यह पाठ जो एक कहानी के रूप में लिखा है, यह आज हमें देखना है। पहले मैं आप सबको इस पाठ में आए हुए महीनों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। आपको मालूम होगा अंग्रेजी कैलेंडर में जो नया साल शुरू होता है तो वो जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर से ख़त्म होता है। यानी कि ये जो ईयर होता है, जो साल होता है, जो वर्ष होता है, वह जनवरी से दिसंबर तक होता है। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसी प्रकार ये अंग्रेजी कैलेंडर में आपको ये मंथ यानी कि महीने दिखाई देते। लेकिन जो हिंदू लोग होते उनका वर्ष ये कब शुरू होता है, तो मार्च में शुरू होता है। यानी कि जो मराठी मंथ होते वो मार्च में शुरू होते, यानी कि उनका नया साल कब शुरू होता है, मार्च में शुरू होता है। और वो कौन से मंथ से शुरू होता है, तो चैत्र मंथ से शुरू होता है, यानी कि चैत्र महीने से शुरू होता है। वो मराठी महीने आपको मालूम होंगे, जैसे कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, फाल्गुन, ऐसे ये मराठी मंथ होते हैं। इसको और कुछ नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि चैत्र को चैत कहते हैं, ज्येष्ठ को जेठ कहते हैं, भाद्रपद को भादु कहते हैं, आश्विन को क्वार कहते हैं, मार्गशीर्ष को अगहन कहते हैं। यानी कि इसी प्रकार कुछ मराठी मंथ को हिंदी में अलग नामों से भी पुकारा जाता है। तो ये मंथ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस कहानी में इन मंथ का उपयोग किया गया हमें दिखाई देता है। तो ये मंथ भी हमें मालूम होने चाहिए, क्योंकि हर एक मंथ में जब चेंज होता है तो हमारे यहाँ का मौसम भी चेंज होता है। जैसे कि अलग अलग मौसम होते हैं, ऋतु होते हैं, तो वो ऋतु भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसे कि वसंत ऋतु हो, बारिश का ऋतु हो, गर्मी का ऋतु हो, तो इसी प्रकार ये मौसम भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो इसी कारण मैंने पहले आपको इस मंथ के बारे में, महीनों के बारे में क्या किए है, जानकारी दी। तो पहले हम इस कहानी के बारे में अभी देखेंगे। तो जो पहला पैराग्राफ है, उस पहले पैराग्राफ में लेखक शिव प्रसाद सिंह इन्होंने कहा है कि बारिश होने के बाद यह क्या होता है, तो आपको मालूम है कि जैसी बारिश खत्म होती है तो जब बारिश होने के बाद
सभी जगह क्या हो जाता है, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और उसमें क्या होती है, गंदगी दिखाई देती है। अभी आपको मालूम होगा कि शिव प्रसाद सिंह ये क्या कहते हैं, तो वो कहते कि मेरी कमजोरी थी। वो क्या कहते हैं कि मेरे क्या थी, कमजोरी थी, और वो मुझे क्या करती थी, हमेशा परेशान करती थी। गर्मी के दिन, बरसात के दिन और वसंत देखने के बाद उन्हें, उनका मन सभी क्या होता है, हमेशा अनमना सा रहता है, वो खुश नहीं रहते हैं। और जब वो खुश नहीं रहते तब उनके जो मित्र थे, उनके जो दोस्त थे, जो उनके शुभचिंतक थे, वो क्या करते रहते थे, उन्हें हमेशा छुट्टियों की सूचना देने का काम करते थे। यानी कि वो कहते थे कि अभी छुट्टी लगने वाली है और तुम क्या करो, अपने किसी रिश्तेदारों के गांव चले जाओ, ऐसे वो उन्हें बताते थे। यानी कि कमजोरी और जरा सा प्रतिकूल परिस्थिति से वो क्या करते थे, घबरा जाते थे। और जब लेखक घबरा जाते थे तो लोग उसकी क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। जो शुभचिंतक थे, जो मित्र थे, जो दोस्त थे, वो उनका क्या करते थे, मजाक उड़ाने का काम करते थे। और ये देखकर वो सोचते रहते थे कि अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, लेकिन वो हमेशा क्या करते थे, उन्हीं बातों पर विचार करने लगते थे। तो इस प्रकार इस पहले पैराग्राफ में उन्होंने बताया गया। आगे लेखक कहते हैं कि अभी उन्हें लगता है, अभी ये जो पाठ शुरू है वो लेखक के हाथ में उनका जो बड़ा भाई है किशन, उसकी चिट्ठी मिली है। और उस चिट्ठी में उन्हें पता चलता है कि उनकी दादी क्या हो गई, अभी इस दुनिया में नहीं रही है, यानी कि वो मर गई है। वो उनका क्या हो गया, अभी देहांत हो गया है, यानी कि अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये जब चिट्ठी पढ़ते हैं लेखक, तो उनके मन में दादी के प्रति कुछ विचार आते हैं। दादी की कुछ घटनाएं उन्हें याद आती है और वो घटनाएं एक एक करके क्या करते हैं, वो आगे हमें बताते हैं। तो पहले वो क्या बताते हैं, तो उन्हें जो पहली घटना याद आती है तो वो बताते हैं कि मुझे लगता है जैसे ये क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार के मतलब किस महीने के, तो अश्विन का जो महीना होता है उसे कहते हैं क्वार। यानी कि अश्विन को क्या कहते हैं, क्वार कहते हैं। यानी कि यहाँ कौन सा मंथ आया है, तो जो क्वार मंथ आया हमें दिखाई देता है। क्वार कौन सा मंथ है, जो अश्विन का महीना होता है उसे क्या कहते हैं, क्वार का महीना कहते हैं। तो ये इसी प्रकार क्वार जो है वो उसके दिन आए ऐसे उन्हें लगते हैं। यानी कि ये आपको मालूम होगा अश्विन का महीना सितंबर अक्टूबर में आता है। यानी कि सितंबर अक्टूबर में आपको मालूम होगा कि बारिश क्या होने लगती है, अभी कम होने लगती है। और बारिश कम होने के कारण सभी और क्या हो लगता है, गांव में पानी जगह जगह इकट्ठा हो जाता है। और लेखक को लगता है कि ये जो पानी है वो क्या कर रहा है, हिलोरी ले रहा है, यानी कि ऊंची ऊंची उड़ान भर रहा है, ऐसे उन्हें लगता है। और दूर के सावन से बहकर, सावन ये भी मंथ है आपको मालूम है, तो ये भी सावन से बहकर आए हुए मोता, साई की अधगली घासें, गेहूर और बनप्याज की जड़ें, यानी कि जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ साथ घास आती है, लकड़ी आती है, या और कुछ कचरा आता है, वो पानी के साथ आता है। और पानी जहाँ इकट्ठा हो जाता है वहाँ वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इसी प्रकार उन्हें लगता है कि अभी अश्विन के महीने के बाद अभी बारिश खत्म हो गई, लेकिन क्या हुआ है, पानी इकट्ठा होने के कारण उस पानी में सारी गंदगी फैली हुई हमें दिखाई देती है। अब इसी प्रकार का चित्रण यहाँ किया है। फिर वो बताते हैं कि रास्तों में क्या हुआ है, अभी कीचड़ सूख गए है। कीचड़ यानी कि आपको मालूम हो गया, बारिश होने के बाद मिट्टी से पानी मिल जाने के बाद कीचड़ हो जाता है, और अभी वो कीचड़ क्या हो गया, अभी सूख गया है। और लड़के क्या कर रहे हैं, किनारों पर जाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे। यानी कि बारिश खत्म होने के बाद आपको मालूम होगा गांव के आसपास जो तालाब होते हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ होती है, छोटी छोटी जगह होती है, वहाँ क्या हो जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। और वो पानी कैसा होता है, गंदा होता है। फिर भी ये जो बच्चे होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पानी में कूदते हैं, नहाते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं और अपने मज़ा ले लेते हैं। तो इसी प्रकार लेखक भी क्या करना चाहता है, उस पानी में कूदना चाहता है, मज़ा लेना चाहता है। इसी प्रकार का जिक्र
इस अगले परिच्छेद में क्या हुआ हमें दिखाई देता है। और उसके बाद क्या होता है, आषाढ़ में उन्हें लगता है कि जैसे आषाढ़ में आम आते हैं, जामुन आते हैं, और आषाढ़ में हम क्या करते हैं, आम जामुन खाते हैं। अगहन यानी कि कौन सा मंथ होता है, मार्गशीर्ष जो मंथ होता है उसे कहते हैं अगहन। तो ये अगहन में क्या होता है, चूड़ा गुड़ न मिले तो अच्छा नहीं लगता, यानी कि हर एक मंथ में हम कुछ ना कुछ खाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार इस बरसात के दिन में यदि हमने उस पानी में नहा नहीं तो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मुझे आगे क्या करना पड़ता है कि नहाना या पानी में डुबकियाँ लगाना अच्छा लगता है। और वो लेखक भी जिस पानी में वो क्या करता है, डुबकियाँ लगाता है। और इस गंदे पानी में डुबकियाँ लगाने के कारण लेखक क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें बहुत ज्वर आ जाता है। और जब ये ज्वर आ जाता है तो उनकी दादी माँ उन्हें देखने के लिए आ जाती है। तो दादी माँ जब उन्हें देखने के लिए आ जाती है तो दादी माँ क्या करती है, पहले हाथ चूमती है, माथा चूमती है, हाथ को हाथ लगाती है, माथे को हाथ लगाती है, पेट को हाथ लगाती है, नाड़ी चेक करती है और वो देखती है कि क्या हुआ है। तो इसी प्रकार दादी माँ उनका क्या करती है, देखभाल करती है। लेकिन वो जोर था, वो जोर क्या होता है, कम होने के बजाय वो चढ़ता ही चढ़ता जाता है। और रजाई यानी कि हम जब बीमार पड़ जाते हैं तो हम क्या करते, लेटे हुए रहते हैं, बेड पर क्या करते हैं, हम सोए हुए रहते हैं। और जैसे ही जोर चढ़ता जाता है तो हम क्या करते हैं, एक के ऊपर एक रजाई लेकर हम क्या करते हैं, लेटे रहते हैं, सोए हुए रहते हैं। ऐसे इस परिच्छेद में लेखक बताते हैं। आगे लेखक बताते हैं कि दिन में मैं चादर जो था वो लपेट कर सोया था। दादी माँ वहाँ से आ जाती है और दादी माँ कैसे आई है, नहा कर आई है। और वो क्या करती है, मुझे देखती है कि किस प्रकार वो देख रही है। पतले दुबले से स्नेह दादी, अभी इस परिच्छेद में लेखक ने क्या किया है, तो दादी माँ का वर्णन किया हुआ हमें दिखाई देता है कि वो दादी माँ कैसे दिखती है। तो पतले से दुबले स्नेह है, उसका शरीर पतला सा है, सफ़ेद केस है उनके, किनारे धोती पहनी हुई है, सफ़ेद धोती पहनी हुई है, उनके बाल सफ़ेद है। तो इसी प्रकार का वर्णन उन्होंने इस परिच्छेद में किया है। आगे वो कहते कि आंचल के गांठ, यानी कि उन्होंने जो धोती पहनी हुई है उसके आंचल में उन्होंने एक गांठ बांधी है। और उस गांठ में क्या है, अदृश्य शक्तिधारी चबूतरों की मिट्टी है, जैसे कि उस पर कोई मंत्र छिड़का हुआ है और वो मिट्टी क्या करती है, उस लेखक के माथे पर लगाती है। और उस लेखक के चारपाई जो है, यानी कि खॉट जो है, उस खॉट के सामने या उस खॉट के पास वो क्या करती है, बैठी रहती है। कभी वो लेखक को पंखे से हवा जलाती है, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती है, तो कभी दालचीनी का लेप करते 20 बार छूकर उस जोर का अनुमान करती है। यानी कि आपको मालूम होगा कि आप जब बीमार पड़ जाते हैं तो आपके माता पिता भी आपको क्या करते हैं, दवाइयाँ देते हैं, आपके पास बैठते हैं, आपके माथे पर हाथ रखते हैं या आपके हाथ पांव दबाते हैं या आपके माथे पर पानी की पट्टी रख देते हैं जिस पर नमक डाला जाता है। यानी कि जिस प्रकार हमारे माता पिता हमारा क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार ये दादी लेखक का क्या करती है, जब उसे ज्वर आ जाता है तो उसका ख्याल करती है। इसी प्रकार की बातें यहाँ बताई गई। आगे लेखक बताते हैं कि दादी माँ क्या करती है, आगे आगे जो सवाल है, सवाल पूछकर उन्हें क्या करती है, परेशान करते हुए हमें दिखाई देती है। अगले परिच्छेद में लेखक बताते हैं कि दादी माँ जिस प्रकार मेरा ख्याल रखती थी, जब जोर मैं बीमार पड़ता हूँ, मुझे जोर आ जाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तब दादी माँ मेरा ख्याल रखती थी, उसी प्रकार वो गांव का भी क्या करती थी, ख्याल रखती थी। यानी कि 50 किस्मों की जो दवाई था वो दवाई उसे मालूम थी। यानी कि गांव में जो कोई बीमार हो जाता था तो दवा लेने के लिए लोग कहाँ जाते थे, तो दादी के पास आ जाते थे या दादी को बुलाकर वो क्या करते थे, ले जाते थे। यानी कि दादी वैद्य का काम करती थी।
थी, यानी कि दादी को बहुत सारी बीमारियों की भी जानकारी थी, जैसे कि मलेरिया, सरसाम, निमोनिया। सरसाम मतलब आपको मालूम है उसे क्या कहते हैं? सन्नी पात ऐसे भी कहते हैं। जो कफ, वात, पित्त जो होता है उसे क्या करते हैं? कहते हैं सरसाम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको मालूम होगा सरसाम एक बीमारी है, और जब हमें वात पित्त हो जाता है तो उसे क्या बचने के लिए हम दवाइयाँ लेते हैं, और ये बीमारियों के नाम यहाँ दिए गए, जैसे कि मलेरिया, सरसाम, निमोनिया। सरसाम यानी क्या? सन्निपात ऐसे भी उसे कहा जाता है, जैसे कफ, पित्त और वात जो होता है वो एक साथ आ जाते हैं। तो इसी प्रकार की जो बीमारियाँ थी उन बीमारियों की जानकारी दादी माँ को थी, और दादी माँ हमेशा क्या करती थी? गाँव वालों की ये बीमारियाँ दूर करने की कोशिश करती थी। दवाइयों के बारे में उन्हें मालूम था, 50 से ज़्यादा दवाइयाँ उन्हें मालूम था, और वो गाँव वालों को विश्वास देती कि इस दवा से वो अपनी बीमारियाँ क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। आगे वो महामारी या विषुचिका जैसे बीमारियां जब आ जाती थी तो वो हर रोज़ क्या करती थी? रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गुगल और धूप ऐसे कुछ वो क्या करती थी? दवाइयाँ बनाकर देने का काम करती थी। तो इसी प्रकार दवाइयों के बारे में दादी माँ को क्या थी? बहुत सारी जानकारी थी, ऐसे लेखक बताते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि वो जब ऐसी महामारी आ जाती, विषुचिका आ जाती, तब वो अपने घर की क्या करती थी? साफ सफाई करती थी, अपना घर साफ सुथरा रखती थी, और उनसे सारे लोग क्या करते थे? सीख ले लेते थे। दवा में देरी न होती थी, यह मिश्री या शहद खत्म हो जाता, या चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था। यानी कि हर रोज़ वह अपना घर क्या करती थी? साफ रखने का काम करती थी। बुखार में जब कोई बीमार हो जाता तो उन्हें दवाइयाँ पहुंचाने का काम भी कौन करती थी? तो ये दादी माँ करती थी। इसी प्रकार लेखक हमें बताते, और लेखक बताते हैं कि जिस प्रकार लेखक का ख्याल ये दादी माँ करती थी उसी प्रकार वो गांव का भी ख्याल वो रखती थी। और यह बात, ये घटना लेखक को क्या हो जाती है? याद आ जाती है। और वो आगे कहते हैं कि लेकिन जब मैं आज बीमार पड़ जाता हूँ तो नौकर मुझे पानी दे जाते हैं, और जो मेस महाराज होते हैं वो मुझे अपने मन से लेखक को बिना पूछे वो क्या करते हैं? खिचड़ी या साबू बनाते हैं और उन्हें खाने के लिए दे देते हैं। डॉक्टर आ जाते हैं, आकर वो नाड़ी देखते हैं, कोई दवाइयाँ देते हैं, और क्या करते हैं? चले जाते हैं। आज दादी माँ नहीं है, इसी कारण उन्हें क्या हो जाता है? दादी माँ की याद आती है। तो इसी प्रकार वो ये जो पहली घटना है, पहली घटना लेखक ने यहाँ बताने की कोशिश की गई। आगे वो बताते हैं कि लेखक को उनके जो बड़े भैया है, यहाँ चित्र भी दिखाई दे रहा है, दादी माँ और एक औरत है जिसका नाम है धन्नो, जो रामी की क्या है? कौन है? चाची है। तो ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। अगले परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि उनको दूसरी घटना याद आती है कि उनका जो भाई है, बड़ा भाई किशन, उनकी क्या होती? शादी थी, और वो शादी में दादी माँ क्या थी? बहुत खुश थी। क्यों? क्योंकि उनके बड़े भैया की वो शादी थी, और शादी का जो कामकाज था, हर एक कामकाज पे वो ध्यान रखती थी, हर एक कामकाज में वो अपने ध्यान से वो करवाती थी। दादी माँ कोई काम नहीं करती थी, लेकिन हर एक काम में हाथ बटाने का काम वो करती रहती थी, और इसी कारण दादी माँ बहुत खुश थी। यदि कोई बुलाने आता दादी माँ को तो दादी माँ पहले नहीं जाती थी, लेकिन जब बार बार बुलाने आते थे तो वो दादी माँ क्या करती थी? दूसरों के घर चली जाती थी, क्योंकि वो शादी का जो काम था उसमें कोई रुकावट ना आए, इसीलिए वो क्या करती थी? शादी की जो काम थे उसमें बहुत सारा ध्यान देती थी। इसी का जिक्र इस परिच्छेद में क्या हुआ? हमें दिखाई देता है। और एक दिन क्या हो जाता है कि लेखक जब दोपहर को बाहर से घर आते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि दादी माँ किसी को तो डांट रही है, और जब वो देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि दादी माँ के पास एक कोने में कौन खड़ी है? तो रामी की चाची खड़ी है।
और दादी माँ क्या कर रही है, उस पर बिगड़ रही है, यानी कि उसे क्या कर रही है, डांट रही है। क्यों डांट रही है? क्योंकि दादी माँ ने उस रामी की चाची को क्या किए थे, ब्याज से कुछ पैसे दिए थे, और दादी माँ अभी उसे वो क्या कर रही थी, वो वापस मांग रही थी। और ये मांग रही थी, तब वो कहती है, क्या कहती है कि पैसे लेने कैसे आई थी, कोई शर्म तो तुम्हें नहीं आती? हाँ, मेरे पैर पे अपने नाक रगड़ती हुई पैसे मांग रही थी, लेकिन अब वापस देने की बारी आई तो फसल का क्या कर रही है, नाम बता रही है। यानी कि जब हम दूसरों को पैसे देते हैं तो वो पैसे वापस देने के लिए लोग क्या करते हैं, जल्दी नहीं देते। इसी प्रकार का जिक्र इसमें किया गया है। और दादी माँ कहती है कि फसल में दूंगी, फसल में दूंगी कह रही है, आखिर तेरी फसल कब कटेगी, यानी कि अगली फसल कब आएगी, और वो फसल कटेगी तब तेरे फसल का अनाज आएगा, अनाज बिकने के बाद तुम मुझे क्या करोगी, पैसे दे दोगी। ऐसे वो रामी चाची को क्या कर रही है, रामी की जो चाची है धन्नो, उसे क्या कर रही है, डांट रही है। यह आपको चित्र में दिखाई देता है। तो इसके बाद रामी की जो चाची है धन्नो, वो कहती है कि दूंगी मालकिन, लेकिन अभी मेरे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे आने के बाद आपकी जो पैसे वो मैं क्या करूँगी, आपको वापस दे दूंगी। ऐसे कहती है। वो क्या करती है, अपने साड़ी का जो आंचल है वह पकड़ती है और दादी माँ के पैर छूने की कोशिश करती है। तभी दादी माँ रामी की चाची को कहती है कि दूर हट जा। क्या कहती है, दूर हट जा, अभी अभी तो मैं क्या करके आई हूँ, नहा के आई हूँ। ऐसे दादी माँ और रामी की चाची को कहती है। तो रामी की चाची कहती है कि जाने दो कि मैं फसल कटने के बाद आपके पैसे मैं क्या करूँगा, लौटा दूंगा, क्योंकि अभी मेरी बेटी की भी शादी है, आपके पैसे दे दूंगा तो मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। ऐसे रामी की चाची दादी माँ को कहती है। तो बीच में ही लेखक दादी माँ को बताते या कहते हैं कि जाने दो दादी, मैंने इस अभिप्राय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो इसी प्रकार लेखक दादी माँ को कहते हैं कि जाने दो दादी माँ, बेचारी गरीब है, तो आगे जाकर वो हमें पैसे वापस करके दे देगी, आप इसे परेशान मत करो। ऐसे लेखक दादी माँ को कहते हैं। और इस पर दादी माँ लेखक को कहती है कि चलो तुम बहुत बड़े बन गए हो, मुझे समझा रहे हो। ऐसे कहते हुए दादी माँ क्या करती है, उन्हें घर के अंदर ले के जाती है। तो अगले परिच्छेद में लेखक बताते हैं कि दादी माँ के साथ लेखक अंदर चले जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद लेखक जब बाहर चले जाते हैं तो उन्हें रामी की चाची यानी कि धन्नू मिलती है, और वो सुनते हैं कि वो धन्नू क्या कर रही है, दादी माँ को आशीर्वाद दे रही है। और कौन सा आशीर्वाद दे रही है, पतो पोलो दूधो नहाओ, यानी कि वो कहती है कि उनके घर में क्या हो जाए, जो बहुत सारा खुशियाँ आए, ऐसे वो कहती है, और सब चीज़ें उन्हें मिले ऐसे उन्हें लगता है। तो इसी प्रकार पतो फलो दूधो नहाओ, यानी कि उनके घर में किसी की कमी ना हो, दूध हो या फल हो या कोई पैसा हो या सब कुछ हो, उनके घर में आ जाए, ऐसा आशीर्वाद रामी की चाची यानी कि धन्नू किसे दे रही है, दादी माँ को दे रही है। ऐसे कौन सुन रहे, तो लेखक सुन रहे हैं। और जब लेखक उनसे मिलते तो लेखक उन्हें पूछते हैं कि आप दादी माँ को आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं, दादी माँ ने तो आपको क्या किया था, डांटा था, ऐसे वो कहते। इस पर धन्नू बताती है कि भगवान उनका भला करे, किसका, तो दादी माँ का, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, मेरे पिछले रुपए सब माफ़ कर दिए हैं, और इसके साथ साथ मुझे 10 रुपए का नोट भी दिया है। किस लिए दिया है, तो मेरे बेटी की शादी के लिए दिया है। ऐसे वो किसे बताती है, तो लेखक को बताती है। कौन बताती है, तो रामी की चाची यानी धन्नू लेखक को बताती है। तो इसी प्रकार इस परिच्छेद में दिया हुआ हमें दिखाई देता है। तो इसी प्रकार ये दूसरी घटना लेखक ने यहाँ बताई है। इसी प्रकार लेखक ने ये दो घटनाएं, जब उन्हें ये चिट्ठी मिलती है तो दादी के बारे में ये दो घटनाएं उन्हें याद आती है, और ये दो घटनाएं उन्होंने यहाँ हमें बताई है। आज के लिए इतना ही, हम देखेंगे अगली वीडियो में अगली जो घटनाएं इसके हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।